2.5 महीने पहले से फिक्स था दिल्ली का दंगा। दिसंबर में ही रची जा चुकी थी दिल्ली को सुलगाने की साजिश। जामिया में भी हिंसा भड़काने की थी दंगाइयों की चाल। शाहीन बाग के धरने का भी बनाया था प्लान। दिल्ली पुलिस पर हमले की स्क्रिप्ट भी लिखी गई थी। दिल्ली के गुनहगारों ने जानबूझकर चुनी थी ट्रंप के दौरे की टाइमिंग। पूरे देश ने जामिया में बवाल होते देखा, शाहीन बाग का बागी तेवर देखा और फिर सीएए विरोध की इस आग ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों की शक्ल अख्तियार कर ली। नागरिकता कानून के नाम पर उपद्रवियों ने दिल्ली में जो हिंसक तांडव मचाया वो अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे बाकायदा लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई थी और अल्पसंख्यक नौजवानों के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भरा गया था। एक रिपोर्ट ने दिल्ली दंगों का स्याह सच उजागर कर दिया। एक रिपोर्ट ने दिल्ली हिंसा की स्क्रिप्ट का एक एक पन्ना सामने ला दिया। कैसे 4 फेज में रची गई दंगे की पूरी साजिश, इस रिपोर्ट ने उसका पर्दाफाश कर दिया। पहले से फिक्स था कि जामिया में हिंसा किस तारीख को होनी है। पहले से फिक्स था कि शाहीन बाग की तरह दिल्ली के किन किन इलाकों में होने हैं धरने। पहले से फिक्स था कि किस दिन से असुरक्षा के नाम पर माहौल बनाया जाना है। पहले से फिक्स था कि पुलिस की कार्रवाई का विरोध कैसे करना है। पहले से फिक्स था कि ट्रंप के आने से पहले प्रदर्शनकारियों को कैसे उकसाना है। और पहले से फिक्स था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कितनी बड़ी तबाही फैलानी है। आज हम आपको दिल्ली दंगे की साजिश की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। 2.5 महीने की उस प्लानिंग का एक एक चैप्टर खोलेंगे जिसने दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाया और कैसे इंसानों का लहू बहाने के साथ ही दुकानों और मकानों को खाक में करने की साजिश रची थी। आज न्यूज नेशन पर दंगाइयों के दिमाग का नार्को टेस्ट होगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको याद होगा वो खूनी मंजर जब पिछले महीने उत्तर पूर्वी दिल्ली दहशत की आग में जल रही थी और हर ओर खूनी मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन इस खूनी मंजर की साजिश का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और इस कड़ी में नया खुलासा हुआ है बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों की ग्राउंड जीरो से तैयार की गई एक रिपोर्ट में, जिसमें दिल्ली दंगे के लिए अर्बन नक्सलियों और जिहादी नेटवर्क के गठजोड़ को जिम्मेदार ठहराया गया है। जीआईए ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सौंप दी है और दंगे की एनआईए से जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली हिंसा पर सनसनीखेज खुलासा। पहले से ही फिक्स था दिल्ली का दंगा। इक्यावन पन्नों में दिल्ली दंगे का स्याह सच। अर्बन नक्सली और जिहादी नेटवर्क के गठजोड़ से जुड़े हैं दिल्ली हिंसा के तार। यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिशियंस की रिपोर्ट में, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की। दिल्ली राइट्स 2020 नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई और इस हिंसा में लेफ्ट जिहादी मॉडल को अपनाया गया और दूसरे इलाकों में भी इसे फैलाने की कोशिश की गई। 51 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली हिंसा में शहरी नक्सल और जिहादी नेटवर्क के शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हिंसा का टारगेट किसी समुदाय विशेष की बर्बादी नहीं थी,
बल्कि ये दिल्ली के विश्वविद्यालयों में सक्रिय अर्बन नक्सल नेटवर्क की सुनियोजित साजिश का नतीजा थी, जिसके तहत अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथ बनाया गया। मुस्लिम युवकों को लंबे समय तक कट्टरपंथ की सीख दी गई, जिसका नतीजा दिल्ली ने खौफनाक दंगे के रूप में देखा, जिस दंगे में दोनों समुदाय के कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई लोगों के शव नाले से बरामद हुए और ना जाने कितनी दुकानों, मकानों और गाड़ियों को आग में खाक कर दिया गया। लेकिन जीआईए की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। बहुत ही बढ़िया तरीके से रिपोर्ट का एक संयोजन किया गया, आकलन किया गया है और ग्राउंड पर जाके इन लोगों ने जो है एक रिपोर्ट तैयार की है। वहाँ पर जो कंसर्न जो अफेक्टेड पर्सन्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनके इंटरव्यू लिए गए हैं, उनसे बातचीत की गई है, फोटोग्राफ्स लिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह की रिपोर्ट्स बड़ी प्रासंगिक होती हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को ये बताती हैं कि ग्राउंड पर क्या हुआ। जीआईए की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लंबे वक्त तक मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने से दंगा भड़का और 15 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ शाहीन बाग के धरने प्रदर्शन के बाद महज 2 हफ्ते के भीतर मुस्लिम बहुल इलाकों में सीएए विरोधी धरना प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई, जहां महिलाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इसके पीछे दिमाग दंगा फैक्ट्री का ही था। दिल्ली में हिंसा उस समय हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिनों के भारत दौरे पर थे। जांच में यह बात भी सामने आई है कि दंगा फैक्ट्री की यह साजिश थी कि सीएए के विरोध को उस दौरान राजधानी की सड़कों पर और तेज कर दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान उस ओर जाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में हिंसा फैलाने से पहले आम लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम करने के लिए दंगाइयों ने अलग अलग हथकंडे भी अपनाए। प्रदर्शन स्थलों पर सरकार और आजादी जैसे देश विरोधी नारों ने माहौल को खराब करने का काम किया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि दंगे में इस्तेमाल के लिए पहले से ही हथियारों को जमा किया गया। 24 फरवरी को जितने भी बुलेट इंजरी हुई, उनसे दंगों में स्नाइपर स्टाइल वाले शार्प शूटर्स के शामिल होने के सबूत मिले। दंगों के दौरान आईएसआईएस की तर्ज पर बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया गया। इन सबूतों से दंगे के सीमा पार के भी लिंक मिलते हैं। हिंसा के दौरान जिहादी भीड़ ने टारगेट किलिंग के साथ दुकानों और घरों को लूटने का भी प्लान बनाया था। हालांकि स्थानीय हिंदू और मुस्लिम नेताओं ने पुलिस के साथ मिलकर इस बेकाबू हालात पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं हिंसा में शामिल बाहरी लोगों ने दंगों को फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ये बाहरी कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आए थे। तो इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई है कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है, आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटीजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, $1 बिलियन उसने देने का कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। फिलहाल जीआईए ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है और दिल्ली दंगों की जांच एनआईए से कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही जीआईए ने धरना के दंगा में तब्दील होने को लेकर विदेशी लिंक और फॉरेन फंडिंग की जांच कराए जाने की भी सिफारिश की है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा, अवनीश चौधरी और रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में हिंसा फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते में हुई थी, लेकिन अर्बन नक्सली नेटवर्क और जिहादियों ने इसका प्लान दिसंबर में ही तैयार कर लिया था। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली के साथ साथ अलीगढ़ भी इस साजिश का हॉटस्पॉट था। देश की राजधानी को दहलाने वाली ये तस्वीरें ना तो एक दिमाग की उपज है और ना ही एक दिन की साजिश। प्लानिंग कितनी खतरनाक थी उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 4 फेज में नागरिकता कानून के नाम पर दंगा भड़काने की साजिश रची गई। जीआईए की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा का पहला दौर 11 दिसंबर 2019 से शुरू हुआ, दूसरा दौर दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में अमल में आया और तीसरा फेज इस साल जनवरी महीने से शुरू होकर 20 फरवरी तक चला और आखिरी यानी चौथे चरण में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसाया गया। दंगे के मास्टरमाइंड अपने इस मकसद में कामयाब हो गए और दिल्ली के दामन पर वो दाग लगा दिया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये किस तरह से हैच हुई, हमने उसको 4 स्टेजेस की बात की है। जब ट्रंप यहाँ पे है, दंगे करने का फायदा होगा हेट इंडिया फोर्सेस का, अर्बन नक्सल और जिहादी फोर्सेस का। इन्होंने वही किया। 24 और 25 जब पूरी इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर है, इन्होंने प्लान नंबर अपना 4 स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूट किया और जबरदस्त दंगा भड़काया।
नागरिकता कानून पर दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में जो हंगामा मचा वो किसी से छिपा नहीं। लेकिन बवाल की ये चिंगारी यूं ही नहीं बढ़ गई। इसका खाका भी जिहादियों और अर्बन नक्सल नेटवर्क के नापाक गठजोड़ ने ही तैयार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बड़े शिक्षण संस्थान दिल्ली हिंसा के पहले फेज का हिस्सा थे, जिसके तहत जामिया, जेएनयू और डीयू जैसे शिक्षण संस्थानों में हिंसा भड़कानी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इसी तरह की साजिश का हॉटस्पॉट थी। दहशतगर्दी की जैसी स्क्रिप्ट लिखी गई वैसी ही तस्वीर जामिया में देखने को मिली। 12 दिसंबर को दिल्ली का जामिया उपद्रवियों के तांडव का गवाह बना। दंगे की साजिश का दूसरा चरण, शाहीन बाग मॉडल खड़ा करना। 14 दिसंबर 2019 से दिल्ली के शाहीन बाग सीएए के नाम पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतरेगी और रास्ता बंद करना पड़ेगा। दंगा फैक्ट्री ने पुलिस एक्शन से निपटने के लिए भी फुल प्रूफ प्लान बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हिंसा का दूसरा चरण दिसंबर 2019 के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ। इस फेज में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शाहीन बाग मॉडल खड़ा किया गया। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में व्यापक विरोध प्रदर्शन पर फोकस किया गया। नतीजा ये हुआ, देखते ही देखते दिल्ली में सीएए विरोधी प्रदर्शन की बाढ़ आ गई। कई इलाकों में लोग सड़क पर उतरे और अनजाने में अर्बन नक्सल नेटवर्क और जिहादियों की साजिश का हिस्सा बन गए। इस रिपोर्ट में एक बात और साफ हुई है कि सीएए विरोध के नाम पर भजनपुरा, शाहीन बाग और खुरेजी में जो धरना प्रदर्शन किए गए उनको जानबूझकर ऐसी जगहों पर आयोजित किया गया जो सार्वजनिक थीं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या विश्वविद्यालयों के आसपास का एरिया, ताकि दोनों समुदाय के भीतर भय पैदा किया जा सके। दंगे की साजिश का तीसरा चरण, डर का माहौल बनाना। दिल्ली दंगे की साजिश का तीसरा फेज 6 हफ्ते का था। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के साजिशकर्ताओं के लिए यह सबसे अहम था। इस चरण में डर का हौवा खड़ा करना, असुरक्षा का ढोल पीटना और अल्पसंख्यकों को उकसाने का प्लान था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि यह चरण जनवरी से शुरू होकर फरवरी के बीच तक चला। इस दौरान स्थानीय लोगों को धरना स्थल तक ले जाने की रणनीति थी। लोगों को रोजाना होने वाली दिक्कतों के बाद भी धरना जारी रखना अहम था। सुबह सुबह या रात में मेन मार्केट और सड़कों पर सीएए के खिलाफ नारेबाजी की जाती थी। पुलिस और राज्य मशीनरी प्रदर्शनकारियों से कुछ नहीं कहेगी, ये भी उनकी साजिश में शामिल था। दंगाइयों के मकसद का यह चरण भी अपने मुकाम तक पहुंच गया। दंगे की साजिश का चौथा चरण, ट्रंप के दौरे के दौरान हिंसा। 51 पन्नों की रिपोर्ट में जीआईए ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा का कच्चा चिट्ठा भी खोला है। जीआईए के मुताबिक दिल्ली हिंसा का चौथा फेज 15 फरवरी से शुरू करने का प्लान बनाया गया था। रिपोर्ट में लिखा है, ट्रंप के भारत दौरे के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा फैलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई। उस दौरान जितने भी धरना प्रदर्शन स्थल थे वहां हिंसक तेवर अख्तियार करने को कहा गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिहादी गुट से जुड़े लोगों से हमला कराने का खाका खींचा गया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस पर भी हमले की प्लानिंग थी। दिल्ली में खून खराबे की यही साजिश नॉर्थ ईस्ट के दंगों के रूप में सामने आई। करोड़ों का नुकसान हुआ, कई जानें चली गईं। जीआईए ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में इस हिंसा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालयों के अर्बन नक्सल नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। जीआईए देश के बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों का वो ग्रुप है जो 11 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 250 सदस्य हैं और सभी महिलाएं ही हैं। इस ग्रुप की रिपोर्ट से पहले दिल्ली दंगे के एक गुनहगार ताहिर हुसैन पर ईडी ने शिकंजा कसा था, यह पता लगाने के लिए कि ताहिर को फंडिंग आखिर कहां से की गई थी। कैमरे में कैद ताहिर हुसैन की ये तस्वीरें और गवाही देते ये सबूत दिल्ली दंगे के इस गुनहगार की और मुसीबतें बढ़ाने वाले हैं। ताहिर हुसैन पर चौथा केस भी दर्ज हो गया है और इस बार शिकंजा कसा है प्रवर्तन निदेशालय ने। ईडी को ताहिर हुसैन के पीएफआई से जुड़े होने का शक है और इस सिलसिले में ताहिर के बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी गई। इस बीच संसद में भी दिल्ली दंगों की गूंज सुनाई दी और दंगों के पीछे फॉरेन फंडिंग को लेकर भी दावे किए गए। तो इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई है कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है, आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक
हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटीजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, $1 बिलियन उसने देने का कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। और उसकी जो संस्था है ग्लोबल ओपन सोसाइटीज, उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बल्कि हर्ष मंदर है जो कि NSE के भी मेंबर थे। GIA की रिपोर्ट में दिल्ली दंगे सुनियोजित बताए गए हैं और अगर ताहिर का PFI से कनेक्शन पाया गया तो इसकी संपत्ति अटैच की जा सकती है। इसके अलावा PFI से जुड़ने की वजह से दिल्ली पुलिस एक और नया मुकदमा दर्ज कर सकती है या फिर पुराने मुकदमे में नई धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। फिलहाल ED केस दर्ज करने के बाद अब इस तफ्तीश में जुटी है कि ताहिर हुसैन ने आखिर पैसे कहां से जुटाए, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में उसके घर से दंगा फैक्ट्री के सामान मिले वो ये इशारा कर रहे हैं कि ताहिर ने बड़ी प्लानिंग की थी। ये अर्बन नक्सल और जो जिहादी नेटवर्क तो था, फंडिंग किसने की? ताहिर हुसैन के घर में आपने मीडिया रिपोर्ट्स आप लोगों ने ये सब दिखाई हैं। उसके घर की अगर आप छत देखेंगे कितनी हाई राइज बिल्डिंग है उसकी, वहां पे पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, वहां एसिड्स के पूरे बॉटल्स थी, वहां पर पिस्टल्स थी, वहां ट्रेन शूटर्स थे। कहां से आए ये लोग? ये क्या एक दिन की प्लानिंग से आते हैं? 23 तारीख को कोई एक कपिल मिश्रा है, उसने कुछ भी बोल दिया होगा तो ये तुरंत सब कुछ इकट्ठा हो गया। ये 1 महीने की प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने ताहिर की साथियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को दिल्ली हिंसा से जुड़े होने पर गिरफ्तार किया और इन तीनों के नाम इरशाद, आबिद और शादाब हैं। ये तीनों ही लोग हिंसा के वक्त ताहिर की छत पर मौजूद थे। जांच में पाया गया कि पेट्रोल बम इन्होंने ही फेंके थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को भी हिरासत में लिया था। ताहिर के भाई पर IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में भी जुड़े होने का शक है। दिल्ली से अवनीश चौधरी और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुंबई के नागपाड़ा में चल रहे धरने का अंत शुरू हो गया है। जहां 500 या 1000 की भीड़ होती थी, वहां भीड़ खत्म है। जो महिलाएं मौजूद हैं उन्हें बसों और SUV में भरकर धरना स्थल पर लाए जाने की खबर सामने आ चुकी है ताकि आंदोलन को जिंदा रखा जा सके। देखिए मुंबई से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदर्शनकारी जो हैं ये मुंबई के अलग अलग इलाकों से बुलाए जा रहे हैं और उन्हें यहाँ पर बिठाया जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि ये धरना जो है ये अभी भी जिंदा है, ये अपना दम नहीं तोड़ रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन प्रदर्शनकारियों को दूर दराज के इलाकों से अलग अलग बसों में बिठा कर लाया जाता है, SUVs में भर कर लाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ पर बैठे रहिए, आपको किसी से कुछ बात नहीं करनी है, बस बैठे रहना है और इस धरना प्रदर्शन को बड़ा होते हुए दिखाना है। और जो संख्या बीते दिनों घट रही थी उस संख्या को ज़्यादा बताने के लिए कोशिशें जो हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से हो रही हैं। हालांकि इस प्रदर्शन को फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसे ज़िंदा रखने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आ रहा है, ये इसका इल्म अभी तक किसी भी नहीं है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। कहने के लिए कुछ NGO ज़रूर इस प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस NGO की फंडिंग भी सवालों के दायरे में है कि वो लोगों को ये पैसा कहाँ से आता है ताकि इस प्रदर्शन में जो चीज़ें इन लोगों को मुहैया कराई जाती हैं, मसलन दोपहर और रात का खाना, पीने का पानी और इसके अलावा दूसरे भी चीज़ें जो कि नाश्ते के समय पर यहाँ पर पहुँचती हैं, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है इसका जवाब यहाँ पर कोई भी नहीं देना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोल चुकी हैं। इसके पहले भी जब न्यूज़ नेशन ने इनसे बात करने की कोशिश की थी कि शाहीन बाग जब तक ज़िंदा है तब तक वो आंदोलन अपना चलाना चाहती हैं। मतलब इस आंदोलन की भी सांसें तब तक ही टिकी हुई हैं जब तक शाहीन बाग का आंदोलन टिका हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।